हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बीपीएससी में पूछे गए जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी पीवाईक्यूज हैं जो कि हिस्ट्री में पूछे गए हैं, ठीक है, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री में पूछे गए हैं, ठीक है, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री में पूछे गए हैं, ये सारे बीपीएससी के पीवाईक्यूज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। वन बाय वन हम सारे बीपीएससी पीवाईक्यू यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो लेट्स जस्ट स्टार्टेड। The first question is the Swadeshi and boycott were adopted as the method of struggle for the first time during। तो कह रहे हैं कि स्वदेशी और बाइकॉट कब अडॉप्ट किया गया था एज द मेथड ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आपको पता है कि स्वदेशी कब अडॉप्ट किया गया था? 1905 से लेकर के 1908 के बीच स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट चला था हमारा, ठीक है। यहाँ पे स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट चला था। बेसिकली ये क्या था? एंटी पार्टीशन मूवमेंट था। आप इसको क्या कह सकते हो? एंटी पार्टीशन मूवमेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। सो दिस इज एंटी पार्टीशन मूवमेंट। हम यहाँ पे हर एक क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में समझेंगे एंड यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर योर थॉट प्रोसेस और आप पूरा का पूरा चीज समझ जाएंगे आफ्टर दिस वीडियो, ठीक है। तो एंटी पार्टीशन मूवमेंट था हमारा ये स्वदेशी एंड बाइकॉट, ठीक है। ये स्वदेशी एंड बाइकॉट जो मूवमेंट था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था ये कब? पार्टीशन ऑफ बंगाल कब अनाउंस किया गया था? तो पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस किया गया था 20 जुलाई 1905 को, ठीक है। ये डेट इंपॉर्टेंट है, आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली कब किया गया था? पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? पार्टीशन ऑफ बंगाल हो जाएगा। होम रूल मूवमेंट क्या होता है? होम रूल मूवमेंट जो है वो बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था। होम रूल को किसने स्टार्ट किया था? बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था, ठीक है। और बेसिकली उन्होंने और न्यूज़पेपर भी प्रमोट किया था, जैसे मराठा और केसरी, ठीक है। इन्होंने मराठा और केसरी भी प्रमोट किया था, मराठा एंड केसरी, ठीक है। तो ये दोनों न्यूज़पेपर बाल गंगाधर तिलक ने बेसिकली क्या किया था? प्रमोट किया था। एनी बेसेंट ने भी आपका होम रूल मूवमेंट को एनी बेसेंट ने भी प्रमोट किया था बेसिकली, ठीक है। तो होम रूल मूवमेंट अगर आप देखोगे तो होम रूल मूवमेंट में दो ब्रांचेस थे। एक तो तिलक का ब्रांच था, दूसरा क्या था? एक तो तिलक का ब्रांच था, दूसरा क्या था? दूसरा एनी बेसेंट का ब्रांच था, ठीक है। एनी बेसेंट का ब्रांच था, ठीक है। और ये किससे इंस्पायर था? ये आयरिश होम रूल मूवमेंट से इंस्पायर था, ठीक है। दिस इज एन आयरिश होम रूल मूवमेंट, वहां से क्या था? ये इंस्पायर था, ठीक है। तो ये आप होम रूल मूवमेंट के बारे में हो गया। साइमन कमीशन, अगर आप साइमन कमीशन की बात करो तो साइमन कमीशन क्या था? साइमन कमीशन जो था वो 1927 में आया था बेसिकली। साइमन कमीशन केम इंडिया इन 1927, ठीक है। 1927 में आया था। बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है उसके प्रोविजन को बेसिकली जो एक कमीशन अडॉप्ट किया गया था आफ्टर 10 years टू स्टडी द प्रोग्रेस ऑफ गवर्नेंस और नए चेंजेस को सजेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो इस समय कौन बेसिकली प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के? स्टैनले। इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के वो थे स्टैनले बाल्डविन, ठीक है। ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने क्या किया था? एक साइमन कमीशन अडॉप्ट किया था। बेसिकली इसका नाम क्या था? इसका नाम था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, ठीक है। इसका नाम क्या था? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। दिस इज नेम एज इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन इन 1927, ठीक है। और इसको चेयर कौन कर रहे थे? इसको चेयर कर रहे थे जॉन साइमन। ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? साइमन कमीशन बोला जाता है। और आप देखोगे कि इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। ऑल वाइट मेंबर्स, ऑल वाइट 7 मेंबर्स, जितने भी लोग थे इसमें वो सारे के सारे क्या थे? वाइट थे, ठीक है। तो इसमें कोई भी इंडियन नहीं था, इसलिए इसको बहुत अपोजिशन फेस करना पड़ा। एंड
आप जानते हो कि साइमन गो बैक के नारे लगे थे यहाँ पे, साइमन गो बैक के नारे भी लगे थे इस टाइम पे, ठीक है। आप जानते हो कि लाला लाजपत राय जो थे, लाला लाजपत राय जो पंजाब केसरी के नाम से भी जाने जाते हैं, जो पंजाब केसरी के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया था बढ़ चढ़ के, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द लाठी चार्ज ही वॉज इंजर्ड एंड आफ्टर दैट इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एट द कलकत्ता सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, कलकत्ता सेशन की बात कर रहा है, कलकत्ता सेशन की बात कर रहा है, किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस का। हेल्ड इन 1906 में, ठीक है। द फ्लैग ऑफ स्वराज फॉर इंडिया वॉज अनफर्ड बाय, किसके द्वारा ये फ्लैग अनफर्ड किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी, ठीक है। जो दादा भाई नौरोजी हैं, जो दादा भाई नौरोजी हैं, दादा भाई नौरोजी जो हैं वो बेसिकली क्या हैं? वो बेसिकली ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी है, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है? इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? फ्लैग को अनफर्ड किया था, और इसको क्या किया? इसको क्या कहते हैं हम लोग? फ्लैग ऑफ स्वराज, फ्लैग ऑफ स्वराज फॉर इंडिया। तो यहाँ पे स्वराज की मांग कर रहे थे एट द कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि दिसंबर 1906 में हुआ था, ठीक है। और इसमें क्या डिक्लेयर किया गया था? सेल्फ गवर्नेंस डिक्लेयर किया गया था, सेल्फ गवर्नेंस डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। इन द लाइन ऑफ व्हाइट ब्रिटिश कॉलोनी के लाइन पे क्या किया गया था? सेल्फ गवर्नेंस किया गया था, ठीक है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, जैसे कि ये लिबरल पार्टी के थ्रू ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी इलेक्ट हुए थे। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन, बेसिकली ही वॉज द फर्स्ट इंडियन हु गॉट इलेक्टेड टू ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। फर्स्ट इंडियन थे ये जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए थे ऑन द टिकट ऑफ लिबरल पार्टी, ठीक है। और ये प्रेसिडेंट भी थे कलकत्ता सेशन के इस वक्त, ठीक है। दादा भाई नौरोजी जो थे ये क्या थे? प्रेसिडेंट भी थे। तो कितने बार प्रेसिडेंट बने हैं बेसिकली दादा भाई नौरोजी? तो आप देखोगे 1886 में, 1893 में एंड 1906 में, ठीक है। इतनी बार ये क्या बने हैं? आईएनसी के प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। सेशन के प्रेसिडेंट बने हैं। हर सेशन का जो प्रेसिडेंट होता है, तो ये 3 बार क्या बने हैं? प्रेसिडेंट बने हैं। कलकत्ता सेशन में कौन प्रेसिडेंट था? दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। आपको पता चलेगा कि इन्होंने बेसिकली गुजराती मैगजीन भी स्टार्ट किया था, जिसका नाम था रोस्ट गफ्तार, ठीक है। आपको पता होगा, दिस इज रोस्ट गफ्तार, ठीक है। ये क्या है? बेसिकली ये गुजराती मैगजीन है। ये क्या है? गुजराती मैगजीन है। ये कब स्टार्ट किया गया था? दिस इज स्टार्टेड इन 1851, ठीक है। तो ये दादा भाई नौरोजी के बारे में हमने बहुत सारी बातें कर ली यहाँ पे, और इसका आंसर क्या है हमारा? दादा भाई नौरोजी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। ड्यूरिंग द फ्रीडम ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल During the freedom struggle, a parallel movement launched in the state ruled by the Indian ruler such as Kashmir, Nizam Hyderabad, Travancore, etc. ठीक है, ये क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल एक पैरेलल मूवमेंट लॉन्च किया गया था इंडियन स्टेट में, ठीक है। उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये कौन सा मूवमेंट है? ये मूवमेंट है प्रजामंडल मूवमेंट है, ठीक है। ये क्या है? प्रजामंडल मूवमेंट है। अगर आप इसका बैकग्राउंड देखे हुए तो ये स्टार्ट हुआ था बेसिकली प्रिंसली स्टेट के थ्रू, ठीक है। द बिगिनिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया ऑल्सो हैड एन इम्पैक्ट ऑन द पीपल ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। इन द फर्स्ट एंड सेकेंड डिकेड बेसिकली जो जितने मैनी रिवोल्यूशंस जो थे नेशनल फीलिंग्स के अकॉर्डिंग, तो प्रिंसली स्टेट में इनिशिएट किए गए थे। एंड जो नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट था वो क्या किया था? कैटलिस्ट की तरह काम किया था, ठीक है। तो अंडर द नेशनल मूवमेंट द सब्जेक्ट ऑफ प्रिंसली स्टेट्स स्टैब्लिश पीपल ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ मैसूर
मैसूर, हैदराबाद, 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 बड़ौदा, बड़ौदा, काठियावाड़, काठियावाड़, जमनागर, जमनागर एंड इंदौर। ठीक है, तो ये सारे प्रिंसली स्टेट्स जो थे, इन्होंने एक मूवमेंट किया था जिसका नाम था प्रजामंडल मूवमेंट। ठीक है, प्रजामंडल मूवमेंट था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा हमसे रिगार्डिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन द टाउन। ओके, तो कौन सा करेक्ट नहीं है? ओनली द अपर कास्ट एंड द रिच टुक पार्ट इन द मूवमेंट। तो क्या केवल अपर कास्ट पार्टिसिपेट किया था मूवमेंट में? नहीं, पीपल फ्रॉम मिडिल क्लास बेसिकली इसको लेड कर रहा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। तो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट वेदर टू मेजर मूवमेंट, मास मूवमेंट बेसिकली, ये कब ऑर्गेनाइज किया गया था? 1919 से 1922 में के बीच में। ठीक है, 3 साल का ये मूवमेंट चला था। इसके लीडरशिप कौन थे? लीडर में महात्मा गांधी आते हैं यहाँ पे। महात्मा गांधी इसके लीडर थे नॉन कॉपरेशन के। ठीक है, आप देखोगे नॉन कॉपरेशन में बेसिकली जो मिडिल क्लास के लोग हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे केवल क्या लिखा है? ओनली अपर क्लास, अपर कास्ट। तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मिडिल क्लास वालों ने मूवमेंट को स्टार्ट किया था। ठीक है, दूसरा क्या है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है बेसिकली द काउंसिल इलेक्शन वेयर बाइकॉटेड इवन बाय द जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास। नहीं, ये इनकरेक्ट है बेसिकली। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो डिड नॉट अपील टू द जस्टिस पार्टी। ठीक है, जस्टिस पार्टी का इसमें नहीं था। ठीक है, इसमें नहीं था, तो ये गलत है। 1000 ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल, हेडमास्टर्स एंड टीचर रिजाइन एंड लॉयर गेव अप देयर प्रैक्टिस। तो ये करेक्ट है, ये हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ड्यूरेशन में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? 1 एंड 2। ठीक है, 1 एंड 2 नहीं हुआ था। ठीक है, इसमें हमसे पूछा क्या? नॉट करेक्ट। ठीक है, 1 एंड 2 नहीं हुआ था। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज जर्नल ब्रॉट आउट बाय अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद के द्वारा कौन सा जर्नल स्टार्ट किया गया था? तो अबुल कलाम के द्वारा जो स्टार्ट किया गया था तो वो है अल हिलाल। ठीक है, बेसिकली ये क्या है? ये एक वीकली जर्नल है। ठीक है, वीकली जर्नल है, और ये कौन से लैंग्वेज में है? उर्दू लैंग्वेज में है। ठीक है, उर्दू लैंग्वेज में है, जिसको अब्दुल कलाम आज़ाद ने स्टार्ट किया था 1912 में। ठीक है, बेसिकली इसका क्या काम था? इसका काम था बेसिकली स्टैब्लिश टू हिंदी मुस्लिम यूनिटी के रूप में इसको यूज़ किया गया था। हिंदू मुस्लिम यूनिटी के रूप में इसको यूज़ किया गया था, अल हिलाल को हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बेस में यूज़ किया गया था ना। आप देखो इसका ड्यूरेशन क्या है? 1912। तो मॉडले मिंटो रिफॉर्म के बाद ये यूज़ किया गया था। मॉडले मिंटो रिफॉर्म में क्या होता है? सेपरेट इलेक्ट्रेट्स आया था। तो मॉडले मिंटो जो रिफॉर्म था उसके बाद हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए इन्होंने अल हिलाल वीकली ने जर्नल स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बेसिकली इसको बैन भी कर दिया था। ठीक है, दिस इज बैंड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। दिस इज बैंड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन भी कर दिया था। कब? 1914 में। ठीक है, आप देखोगे अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा एक और जर्नल स्टार्ट किया गया था जिसका नाम है अल बालाग। अल बालाग। ठीक है, ये भी एक उर्दू ये भी एक उर्दू जर्नल था एंड वीकली जर्नल था ये भी। ठीक है, वीकली जर्नल था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका आंसर क्या है? अल हिलाल। अब्दुल कलाम आज़ाद ने एक तो अल हिलाल स्टार्ट किया था, दूसरा अल बालाग स्टार्ट किया था। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द थर्ड। आप अगर देखना चाहो तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर जर्नल्स हैं। जैसे द कॉमरेड जो है वो किसने लिखा था? वो मौलाना मोहम्मद अली ने लिखा था। ठीक है, मौलाना मौलाना मोहम्मद, आप चाहो तो लिख भी सकते हो, मोहम्मद अली ने क्या किया था? लिखा था क्या? कॉमरेड। कॉमरेड। ठीक है, फिर
जमींदार किसने लिखा था? जमींदार एक्चुअली लिखा था मौलाना जफर अली खान ने। मौलाना मौलाना जफर अली खान ने लिखा था। क्या? जमींदार। ठीक है। आप देखोगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है जो पूछा जाता है। बंगाल गैजेट, तो बंगाल गैजेट किसने लिखा था? जेम्स अगस्टस हिक्की ने। ठीक है, जेम्स अगस्टस हिक्की ने ये लिखा था। तहजीब उल अखलाक, एक तहजीब उल अखलाक, अखलाक, ठीक है, ये भी एक जर्नल है। ये भी एक जर्नल है जिसको किसने लिखा था? ये इसको लिखा था सर सैयद अहमद खान ने। इसको लिखा था सर सैयद अहमद खान ने तहजीब उल अखलाक। ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका किसने लिखा था? बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका लिखा था शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष ने। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष ने लिखा था। शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष ने। ठीक है, तो यहाँ पे वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप देख सकते हो। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर और जर्नल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इज नॉट करेक्ट? ठीक है, गांधी जी विथड्रॉ फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ड्यू टू द चौरी चौरा इंसिडेंट। ठीक है, ये तो सही है, ये तो सही है। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद जो वायलेंस हुआ था, ठीक है, जिसमें 22 पुलिसमैन को चौरी के पुलिस स्टेशन में जला दिया गया था। ठीक है, उसके बाद गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, गांधी जी गेव हिज फर्स्ट मेजर पब्लिक स्पीच एट बनारस हिंदू। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। जो पंडित मदन मोहन मालवीय हैं, ठीक है, उन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया था टू स्पीक ऑन द ओकेजन ऑफ द ओपनिंग ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, आपको पता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी किसने स्टैब्लिश किया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने। उन्होंने इनवाइट किया था गांधी जी को स्पीच देने के लिए इस ओकेजन पे। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ओपनिंग ओकेजन के लिए। ठीक है, तो ये भी सही है। सी ऑप्शन देखते हैं, महात्मा गांधी वॉज अरेस्टेड इन द ईयर 1921। तो ये गलत है। बेसिकली इनको अरेस्ट किया गया था 1922 में। ठीक है, 1922 में अरेस्ट किया गया था एंड 6 इयर्स जेल हुआ था इनको। ठीक है, तो ये तीसरा गलत है। तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा, पूछा है नॉट करेक्ट। ओके, तो सी इज द करेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाउ डिड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प इन क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी? तो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट में बेसिकली मोर देन वन ऑफ द अबव करेक्ट होते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव नोट में एक पूछा गया है क्वेश्चन। तो आप देखो कि बाय इंटरप्रेटिंग हिस्ट्री एंड रिफटिंग द ब्रिटिश पोर्ट्रेयल of Indians as backward, primitive and incapable of governing themselves. ठीक है, नेक्स्ट ये है, by writing about India's glorious past and urging people to take pride in their achievement, by urging people to struggle and change the miserable conditions of life under the British rule. ठीक है, तो अब देखोगे कि जो इंटरप्रिटेशन हुआ था हिस्ट्री के फैक्ट को लेकर के एंड रिफटिंग द ब्रिटिश पोर्ट्रियल ऑफ इंडियन एज बैकवर्ड, प्रिमिटिव एंड इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्फ, ये करेक्ट ऑप्शन है। ये करेक्ट ऑप्शन है। बाय राइटिंग अबाउट इंडियाज ग्लोरियस पास्ट एंड अर्जिंग पीपल टू टेक प्राइड इन देयर अचीवमेंट, ये भी सही है, ये भी सही है। इंडियन नेशनलिज्म के फीलिंग में आता है। एंड बाय अर्जिंग पीपल टू स्ट्रगल एंड चेंज द मिजरेबल कंडीशन ऑफ लाइफ अंडर द ब्रिटिश रूल, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया हरिजन सिंह इन 1932? ठीक है, ये पूछ रहा है
तो ये ऑल इंडिया हरिजन सिंह फाउंडेड किया गया था किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, दिस इज फाउंडेड बाय महात्मा गांधी। कब? 1932 में, और बॉम्बे में बेसिकली ये फाउंड किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? जो डिप्रेस क्लास थे उनको टू एक्सेस पब्लिक प्लेसेस सच एज टेम्पल, स्कूल, वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, जो डिप्रेस्ड क्लास थे, अगर आप इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करोगे तो बेसिकली टू असिस्ट डिप्रेस्ड classes to access public places such as temple, schools, water resources, etc. ठीक है, वाटर रिसोर्सेज एक्सेट्रा। ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, घनश्याम दास बिरला जो थे ये भी एक फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे। अमृतलाल ठक्कर वॉज सेक्रेटरी थे। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप देख सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ने फाउंड किया था ऑल इंडिया हरिजन सिंह इन 1932 में। संघ। ठीक है, संघ। यहाँ पे और भी लोग हैं, जैसे जगजीवन राम है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं। तो आपको पता हो कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है उन्होंने डिप्रेस क्लास वेलफेयर इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किया था। ठीक है, डिप्रेस क्लास वेलफेयर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बेसिकली क्या स्टैब्लिश किया था? इन्होंने स्टैब्लिश किया था डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर इंस्टीट्यूट। ठीक है, इन्होंने ये स्टैब्लिश किया था। कब? 1924 में। 1924 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ही, आप देखोगे कि उन्होंने ही महाड़ सत्याग्रह को बेसिकली लीड किया था। महाड़ सत्याग्रह जो था, महाड़ सत्याग्रह जो था उसको ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लीड किया था। कब? 1927 में। एंड बेसिकली इट इज अ फाइट फॉर द राइट ऑफ द अनटचेबल कम्युनिटी। ठीक है, ये अनटचेबल कम्युनिटी के राइट्स के लिए फाइट कर रहे थे, बेसिकली टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम मेन टैंक ऑफ द टाउन। कि जो वाटर होगा वो जो टैंक होगा जो टाउन का, उससे ड्रॉ कर सकते हैं कौन? अनटचेबल्स। सो दिस इज अ महाड़ सत्याग्रह विच इज लेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में देखोगे तो और भी चीज़ें पता चलेगी, जैसे ही फाउंडेड द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इन्होंने क्या किया था? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को फाउंडेड किया था। ठीक है, कब? 1936 में। और इन्होंने दलित के राइट्स के बारे में भी बहुत सारी बातें की थी। ठीक है, दलित के बारे में बहुत सारी बातें की थी। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में हमने देख लिया। अगर आप जगजीवन राम के बारे में देखना चाहो तो जगजीवन राम जो थे वो बेसिकली उनको बाबूजी भी बोलते थे। ठीक है, तो जगजीवन राम थे हमारे, जगजीवन राम, इनको क्या बोलते थे? इनको बाबूजी भी बोलते थे। ठीक है, बाबूजी भी बोलते थे। और इन्होंने क्या किया था? इंडिपेंडेंस के बाद लेबर पोर्टफोलियो इनको दिया गया था। ठीक है, लेबर पोर्टफोलियो जगजीवन राम को दिया गया था। नेक्स्ट, ये डिफेंस मिनिस्टर भी थे, इंडिया के। जब डिफेंस मिनिस्टर भी थे जगजीवन राम, डिफेंस मिनिस्टर, ही वाज आल्सो डिफेंस मिनिस्टर व्हेन इंडो पाकिस्तान वॉर जब चल रहा था। ठीक है, इंडो पाकिस्तान वॉर जब चल रहा था ऑफ 1971 में। ठीक है, ये उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर भी थे। और ऐसा बोला जाता है, ऐसा बताया गया है कि इन्होंने रिकॉर्ड किया है कि लॉन्गेस्ट सर्विंग कैबिनेट मिनिस्टर का इंडिया में। ठीक है, लॉन्गेस्ट सर्विंग
कैबिनेट मिनिस्टर का, सर्विंग कैबिनेट मिनिस्टर का इन इंडिया। कब, कितने साल किया था इन्होंने? 30 इयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन 20 फरवरी 1947, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एटली announced the British government's decision to withdraw from India latest by, तो ये आंसर होगा आपका यहाँ पे क्या है, सी, जून 1948, बट उन्होंने बहुत जल्दी विड्रॉ कर लिया बेसिकली। तो क्लेमेंट इटली जो थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, उन्होंने अनाउंस किया था कि ब्रिटिश जो है वो बाय जून 1948 तक विड्रॉ कर लेगा। ठीक है, उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया था कि जो पावर है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स। ठीक है, ही ऑल्सो अनाउंस था कि मुस्लिम लीग का जो एजिटेशन था टू डिमांड द पार्टीशन ऑफ द कंट्री, उन्होंने उसको भी अनाउंस किया था। इट वाज फॉलोड बाय माउंटबेटन प्लान, तो माउंटबेटन प्लान जो है वो फॉलो किया गया था फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया, विच वाज एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग बोथ। ठीक है, तो जून 1948 जो था वो प्राइम मिनिस्टर ने, क्लेमेंट इटली ने जो अनाउंस किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ महलवारी सिस्टम। ठीक है, महलवारी सिस्टम बंगाल में किसने इंट्रोड्यूस किया था? ठीक है, तो बहुत ही ईजी है, हॉल्ट मैकेंजी ने इंट्रोड्यूस किया था महलवारी सेटलमेंट। ठीक है, नॉर्दर्न वेस्टर्न प्रोविंसेस में जो है वो किया गया था, एंड दैट इज ऑन 1822 में। इस सिस्टम में क्या होता था कि जो लैंड रेवेन्यू होता था वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द फार्मर बाय विलेज हेडमैन। ठीक है, तो अगर महलवारी के बारे में बात करो आप, महलवारी सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें, तो इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? हॉल्ट मैकेंजी ने। हॉल्ट मैकेंजी ने कब किया था? 1822 में किया था। ये कहाँ पे किया गया था बेसिकली? ये बेसिकली किया गया था नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस जो थे बंगाल प्रेसिडेंसी के, उसमें किया गया था। एंड इसमें लैंड रेवेन्यू जो था वो कलेक्टेड फ्रॉम फार्मर बाय विलेज हेडमैन। ठीक है, बाय विलेज हेडमैन के द्वारा कलेक्ट किया जाता था ऑन द बिहाफ ऑफ होल विलेज। ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ होल विलेज। नेक्स्ट क्या है कि जो महल है, बेसिकली महल क्या रिप्रेजेंट करता था? वो जो इंटायर विलेज है उसको कन्वर्ट करते थे एक बड़े यूनिट में, उसको हम बोलते थे महल। ठीक है, महल। तो महल बेसिकली क्या है? महल बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? इंटायर विलेज। ठीक है, इंटायर विलेज को रिप्रेजेंट करता है। और जो आपका रेवेन्यू था, विच इज बेसिकली पीरियोडिकली जो होता था, क्या था? रिवाइज होता था, पीरियोडिकली रिवाइज होता था एंड फिक्स नहीं था। जैसे परमानेंट सेटलमेंट में क्या था? फिक्स था। तो परमानेंट सेटलमेंट के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। परमानेंट सेटलमेंट, तो परमानेंट सेटलमेंट को किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था। कब? 1793 में। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था 1793 में। एंड बेसिकली इसके अंडर जो था लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द फार्मर बाय द इंटरमीडिएटरीज। ठीक है, बाय द इंटरमीडिएट्स, और यू कैन कॉल इट जमींदार के द्वारा कलेक्ट किया जाता था फार्मर से लैंड रेवेन्यू। ठीक है, गवर्नमेंट का शेयर क्या था? गवर्नमेंट का शेयर था 10/11। ठीक है, ऑफ द टोटल रेवेन्यू, ये गवर्नमेंट का शेयर था। और 1/11 ये कौन रखता था? ये जमींदार रखता था। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा लैंड रेवेन्यू था यहाँ पे।
एंड आप देखोगे ये कौन कौन से एरिया में प्रेवलेंट था, तो ये वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इन सारी जगहों पे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था। रायट वारी सेटलमेंट सिस्टम भी देख लेते हैं, तो रायट वारी सेटलमेंट सिस्टम भी देख लेते हैं। तो राइट वारी किसने इंट्रोड्यूस किया था? अलेक्जेंडर रीड ने, ठीक है, अलेक्जेंडर रीड एंड सर थॉमस मुनरो भी, ठीक है, सर थॉमस मुनरो ने कब? 1820 में, ठीक। इसमें जो फार्मर थे वो डायरेक्ट स्टेट को डायरेक्ट देते थे, ठीक है। जो फार्मर थे वो लैंड टैक्स जो थे वाज पेड बाय द फार्मर डायरेक्टली टू द स्टेट्स, ठीक है। एंड इंडिविजुअल फार्मर्स को क्या कहते थे? राइट्स कहते थे, ठीक है, राइट्स कहते थे। इंडिविजुअल फार्मर्स जो थे यहाँ पे उनको क्या कहते थे? राइट्स कहते थे। एंड हैज फुल राइट्स रिगार्डिंग द सेल, ट्रांसफर एंड लीजिंग ऑफ द लैंड, ठीक है। और राइट्स को आप कभी भी इविक्ट नहीं कर सकते थे, ठीक है, एज लॉन्ग एज वो रेंट पे कर रहे हैं तो, ठीक है। कौन कौन से रीजन में था? तो इनिशियली ये मद्रास प्रेसिडेंसी में था। लेटरली इसको एक्सटेंड किया था महाराष्ट्र में, ईस्ट पंजाब में और सम प्लेसेस ऑफ बेरार एक्सेट्रा, ठीक है। इन सारे प्लेसेस में राइटवारी सेटलमेंट सिस्टम था, ठीक है। तो महलवारी सेटलमेंट को किसने इंट्रोड्यूस किया था? हॉल्ट मैकेंजी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं 1940 विनोबा भावे स्टार्टेड इंडिविजुअल सत्याग्रह, ठीक है। इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया था फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है। तो आप देखोगे कि विनोबा भावे जो है वो इंडिविजुअल सत्याग्रह जो स्टार्ट करते हो महाराष्ट्र से स्टार्ट करते हैं। तो पवनार जो है जगह महाराष्ट्र का, वहां से ये इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं 1940 में, ठीक है। और ही वॉज द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही। ये कौन थे? फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही थे। ही इज द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही। तो आपको ये भी बात याद रखनी होगी कि ये पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही थे। एंड इंडिविजुअल सत्याग्रह बेसिकली स्टार्टेड बाय आईएनसी अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। जो सेकेंड सत्याग्रही है वो कौन थे? जो सेकेंड सत्याग्रही है वो जवाहरलाल नेहरू हैं। सेकेंड इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन है? सत्याग्रही जो है वो है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा। फर्स्ट सत्याग्रही कौन है? विनोबा भावे हैं। और सेकेंड जो सत्याग्रही है वो जवाहरलाल नेहरू हैं। कहीं कहीं पे थर्ड सत्याग्रही के बारे में पूछा जाता है तो आप बोल सकते हो ब्रह्मदत्त। ये क्या थे? थर्ड इंडिविजुअल सत्याग्रही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कांग्रेस टुक अ क्रिटिकल स्टैंड ओवर द मॉन्टेगू रिफॉर्म इन 1918 which led to breakup with the old moderate remnants सप्रू जयकर एंड चिंतामणि who formed the, ठीक है। तो बेसिकली ये मॉन्टेगो रिपोर्ट के बारे में बोल रहे हैं। मॉन्टेगो रिफॉर्म्स जो हुए थे 1918 में was made public। मॉन्टेगो का जो रिपोर्ट था was made public। there was a divide in the Congress over the provisions of report। तो कांग्रेस में बेसिकली डिवाइड हो गया था। द मॉडरेट लीडर जो थे कांग्रेस के वो वेलकम कर रहे थे इसको, ठीक है, जबकि एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो अपोज कर रहे थे। मॉन्टेगू के रिपोर्ट को आप देखोगे, मोन्टेगो का जो रिपोर्ट था ऑफ 1918 ये बेसिकली पब्लिक कर दिया गया था, जिसमें कि आप देखोगे कांग्रेस में डिवीजन हो रहा था। जहां पे जो कांग्रेस के जो मॉडरेट लीडर हैं ये तो वेलकम कर रहे थे इस रिपोर्ट को, ठीक है, जबकि
जो एक्सट्रीमिस्ट हैं ये क्या कर रहे थे, इस रिपोर्ट को बेसिकली अपोज कर रहे थे, ठीक है, अपोज कर रहे थे इस रिपोर्ट को। तो आप देखोगे कि जब इसके सिचुएशन में क्या हो रहा है, जो मॉडरेट लीडर हैं बेसिकली वो इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन फॉर्म करते हैं, ठीक है। कौन फॉर्म करता है, कांग्रेस के जो थे मॉडरेट लीडर्स थे वो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन स्टैब्लिश करते हैं, एंड इट वाज फाउंडेड बाय सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ठीक है। इसको फाउंड किया गया था किसके द्वारा, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के द्वारा, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी कब, 1919 में, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट लीडर थे फेडरेशन के वो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे, तेज बहादुर सप्रू, ठीक है। एस श्रीनिवासा शास्त्री, चिंतामणि एंड एम आर जयकर थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, द कैबिनेट मिशन वॉज सेंट टू इंडिया फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, कैबिनेट मिशन को किस लिए भेजा गया था, ठीक है। तो ये ऑप्शन पूछ रहा है हमसे। तो आपको पता है कि क्लेमेंट एटली जो थे ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या किया था, अनाउंस किया था, ठीक है। उन्होंने फरवरी 1946 में उन्होंने हाई पावर्ड मिशन 3 ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर टू इंडिया टू फाइंड आउट द वे एंड मीन्स फॉर नेगोशिएट पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडिया, ठीक है। बेसिकली पीसफुल पावर ट्रांसफर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जो 3 मेंबर थे वो कौन कौन से थे, वो थे, पूछा जाता है, वो थे पैट्रिक लॉरेंस, जो ये कौन थे, चेयरमैन थे, ठीक है, चेयरमैन थे। इसके अलावा स्टैफर्ड क्रिप्स थे एंड एवी एलेक्जेंडर थे, ठीक है। ये मिशन कब रीच किया था, कैबिनेट मिशन कब रीच किया था, दिल्ली मार्च 24 1946 को, ठीक है। तो आप इसका एक बार ऑप्शंस देखो तो ये कह रहा है कि स्टैब्लिश अ नेशनल गवर्नमेंट, तो ये तो कभी नहीं था नेशनल गवर्नमेंट। टू वर्क आउट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर अ ट्रांसफर ऑफ पावर, ये सही है। टू वर्क आउट डिटेल ऑफ जिन्नास डिमांड फॉर पाकिस्तान, ये नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या है, बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, सो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बेसिकली लीडर को रेफरेंस कर रहा है और उसके बारे में एक स्टेटमेंट देके हमसे पूछा है कि कौन है, ठीक है। A sannyasi who came to the district after a spell as an indentured labor in Fiji, ठीक है, carrying a copy of Tulsidas Ramayana on his back, from which he would recite verses to rural audience. The peasant leader referred to here is कौन है, ठीक है। तो इसका आंसर है बाबा राम चंद्र, ठीक है। जो बाबा रामचंद्र थे वो बेसिकली पीजेंट लीडर थे, कहाँ के, अवध के, ठीक है। अवध के पीजेंट लीडर थे ये, एंड ये इंडेंचर लेबर भी थे। ही हैड बीन टू फिजी ही इज इंडेंचर लेबर भी थे, ठीक है। एंड ही हैड बीन टू फिजी। He also fight for, basically he also demanded socially boycott demanded for the socially boycott oppressive landlord, ठीक है। he also demanded for the boycott of oppressive landlords, जो थे उनके बाइकॉट्स के बारे में भी इन्होंने आवाज उठाया था। he also wanted to abolish बेगार he also wanted to abolish बेगार, ठीक है। चाहते थे कि बेगार को अबॉलिश कर दिया गया जाए, एंड जो रेवेन्यू था उसको रिड्यूस कर दिया जाए, ठीक है, रिड्यूस
रेवेन्यू। ठीक है, अब देखो ये कि इन्होंने ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन इनजस्टिस जो हुआ था मीटेड आउट बाय लैंडलॉर्ड्स, जो 1920 या 1930s में हुआ था, 1920s एंड 1930s में हुआ था, इसके खिलाफ भी इन्होंने आवाज उठाया था। तो ही इज अ बाबा राम चंद्र, ही इज अ बाबा राम चंद्र। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। इस चैनल पे और भी इस तरीके के वीडियोस जल्दी अपलोड होंगे। सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल।